हेलो, नमस्ते, सलाम, दुआ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपकी रिवीजन क्लास में। और हम लेकर हाजिर होते हैं रिवीजन्स के लिए क्लास की जो बायोलॉजी की जो मॉर्निंग बायोलॉजी है उसमें। तो मॉर्निंग बायोलॉजी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आगे के रिवीजन्स करते हैं। रात में हमने नेटवर्क इश्यूज़ आ रहा था, रात में हमने जो रिवीजन किया था उसको अपलोड किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। कोशिश करूँगी कि वो उसको मैं दोबारा फिर से अपलोड कर दूँ। तो आइए मॉर्निंग में हम एक बार अपने जो चैप्टर्स हैं उन तक पहुंचते हैं। 11th क्लास की बायोलॉजी की जो जीव विज्ञान के जो MCQs है उसको हम रिवीजन कर रहे हैं, और आगे हमारे जो बचे हुए MCQs हैं उसको हम रिवाइज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड ऑफ MCQs से पढ़ना, और ये जो है बायोलॉजिकल जो है इसकी जो क्लासिफिकेशन कर ली है। और उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं ये क्या प्लांट किंगडम के जो MCQs हैं, और ये है आपके एनिमल किंगडम के MCQs, ये कर लिए हमने। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स कर लिया, उसके बाद एनाटॉमी भी हो चुका है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल MCQs भी कर लिए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी हो चुका है, बायोमॉलिक्यूल्स भी कर लिए हमने, सेल डिविजन्स भी कर लिया। अब आपके पास बचते हैं टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल चैप्टर आपके पास इसमें है 22। तो हम लगभग अभी इंड इसको नहीं बोलेंगे, बट हाँ हमने 50% के करीब हमने चैप्टर्स को जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आइए हम जो है आपको इसकी जो है 11th ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसके जो MCQs हैं, इसको कवर करते हैं। तो लीजिए आगे आपके सामने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के कुछ MCQs। और ये MCQs हम क्यों कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स? इसलिए क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स हैं, सीटेट के एग्ज़ाम्स हैं, जिनके पेपर 2 हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। और बाकी जिनके एग्ज़ाम्स सुपर टेट के हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट अपना रखा हुआ है साइंस, उनके लिए भी होंगे 11th-12th के जो सुपर टेट के जिन्होंने फॉर्म भरे हैं BPSC के लिए। और इसके साथ साथ जनरल साइंस में भी हमारे बायो के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें ये काम आने वाला है। तो इस रिविजन्स के लिए हो जाइए तैयार। और आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का से स्टार्ट। ड्राई सीड्स केप्ट इन वाटर स्वेल ड्यू टू, जो ड्राई सीड्स होती है उसको किस में रखते हैं? केप्ट इन वाटर ड्यू टू स्वेल, फूलने के लिए। क्यों? अब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, इम्बिबिशंस, नॉन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके लिए हम पहुंचेंगे इम्बिबिशंस पे। इसका ट्रू आंसर है इम्बिबिशंस। क्वेश्चन क्या था? ड्राई सीड्स केप्ट इन वाटर स्वेल ड्यू टू अब्जॉर्प्शंस, डिफ्यूजन, इम्बिबिशन, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इम्बिबिशन इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है, इन विच वाटर इज ऑब्जर्व, जिसमें वाटर जो है ऑब्जर्व हो जाते हैं बाई सॉलिड के ज़रिए और कोलाइड्स के ज़रिए, विच लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। और क्या होता है? दिस हैपन इन केस ऑफ ड्राई वुड्स एंड सीड्स। और क्या होता है? ये जो ड्राई वुड्स होती हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं, वो भी देखते हैं ना पानी में डालने के बाद वो बाद में फूल जाती हैं, तो उसके फूलने का रीज़न, और सीड्स के जो फूलने का रीज़न है, उसके वॉल्यूम के बढ़ने का रीज़न यही है, इम्बिबिशन। तो हमको याद रखना होगा इसको, अगर पेपर में पूछेगा तो हम इसको सही तरीके से करके आएंगे, सही ऑब्जेक्टिव्स को टिक करेंगे, क्योंकि BPSC में तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हैं। तो वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जो एग्जैक्ट हो, सही हो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पम्प्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर ए लिपिड द बाइंड मॉलिक्यूल्स टू पास देम थ्रू membrane or transport molecule uses. These are specific transporters. These are sensitive to inhibitors. तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी आंसर इसका सही है। सी में क्या है? पहले क्या हो रहा है इसका? B, C और D होता है। पहले क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, उसके बाद क्या करते हैं? स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए वो जाता है, और फिर क्या होता है? दीज आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, और वो इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। अब आते हैं पम्प्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके एक्सप्लेनेशन में पहुंचते हैं। पम्प्स जो होती है वो क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करती है।
आर प्रोटीन, वो प्रोटीन होती है डेट बाइंड्स मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल को बांध के रखती है, टू पास देम थ्रू द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन तक पहुंचाती है। पम्प्स इन अब आपको साफ दिख रहा होगा। पम्प्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर प्रोटीन डेट बाइंड्स मॉलिक्यूल जो पास देम थ्रू द मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? हाँ, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ पास्कल, जूल, न्यूटन, इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको दिख रहा है, ये निशान जो आपको ये सिंबल दिख रहा है, वो किस चीज़ का सिंबल है? ये है आपका पास्कल। इस टाइप के अगर ये जो तीर के जैसे बने रहेंगे ना ऊपर की तरफ, तो समझ लीजिएगा ये पास्कल का है। ये जूल, न्यूटन, इलेक्ट्रॉन बोल के नहीं है। पास्कल क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस्ड प्रेशर ऑफ यूनिट। ये दबाव की यूनिट्स है जिसको हम पास्कल बोलते हैं। और टू सेल ए एंड बी आर कॉन्टिग्यूअस सेल। दो सेल होते हैं ए और बी, वो क्या होते हैं? कॉन्टिग्यूअस सेल होते हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है, पढ़ते हैं इसको। ए हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटम, टर्गर प्रेशर और 7 ATM एंड डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट 3 एटम cells. B has osmotic pressure 8 ATM और turgor pressure 3 ATM and diffusion pressure defect ATM. The result will be क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर सेल A to B। मूवमेंट क्या होगी वाटर सेल की? A से B में जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या है? इस चैप्टर के क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिक्रीज ड्यूरिंग इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर। क्या होता है जब डिक्रीज होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग डिक्रीज्ड, क्या होता है जब इंक्रीज होती है ह्यूमिडिटी में इन द जो एटमोसफेयर? ट्रांसपोर्टेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होती है, या फिर ग्लाइकोलाइसिस होती है? तो क्या होता है इसमें होती है ट्रांसपीरेशन। क्यों होती है? विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी एटमोसफेयर में बढ़ता है तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो डिक्रीज होता है। जब क्या होती है ह्यूमिडिटी का जब वो इंक्रीज होती है तो एटमोसफेयर में जब क्या होता है, ह्यूमिडिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी क्या होती है एटमोसफेयर में पीच ऑफ द फ्लोइंग इज डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी क्या होती है इंक्रीज करती है तो उसका रेट होता है ट्रांसपिरेशन का, वो क्या करता है घटने लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसके 10 क्वेश्चन को आज हम लगाएंगे। और क्या है इसमें? पास्कल इज ऑलवेज पॉजिटिव 0। पास्कल के यहाँ पे साइड में देखिए छोटा सा एस बना हुआ है, तो ये पूछ रहा है क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है, 0 होता है, नेगेटिव होता है या फिर 1 होता है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे। ये एक्चुअली नेगेटिव होता है, लेकिन हम आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर है इसका ये हमेशा नेगेटिव होता है। अगर आपके पास ऐसे इस टाइप पूछ लेता है अगर, तो आप सीधे बोल इसको नेगेटिव लगा दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग पहुँच जाएंगे। 2 types of molecules cross the membrane in the same direction. 2 types of molecules cross the membrane in the same direction. It is called as क्या? यूनिपोड, सीमपोड या फिर एंटीपोड। क्या होता है ये? या फिर मल्टीपोड। क्या होगा ये? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सीमपोड। सीमपोड क्यों बोलेंगे? क्योंकि 2 types of molecules cross the membrane in the same direction। 2 तरीके के मॉलिक्यूल जो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं। और 8 नंबर पर हम पहुंचते हैं और 8 नंबर का क्वेश्चन हम लगाएंगे। डिफ्यूज़न रेट इज़ अफेक्टेड बाय। जो डिफ्यूज़न रेट इफेक्ट होती है किस चीज़ से इफेक्ट होती है? टेम्परेचर से, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी से, या फिर ग्रेडियंट ऑफ कंसनट्रेशन से, या इन सब से वो है अफेक्टेड होती है। क्या क्या है ये? टेम्परेचर, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और ग्रेडियंट कंसनट्रेशन। Diffusion or rates is affected by gradient of concentration, permeability of the membrane and separating them temperature and pressure। अब आते हैं 9 नंबर पर। सेल श्रिंक। सेल जो है वो श्रिंक करती है। सेल श्रिंक क्या होती है? हाइपोटोनिक सेल सिंक डैश सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, या फिर हाइपरटोनिक, या फिर हाइपो एंड हाइपर।
तो इसमें क्या आंसर है इसका आंसर है सी, hypertonic. In hypertonic solution, external solution is more concentrated and compared to the cytoplasm cells shrink in hypertonic solution. क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचते हैं. Which of the following is true about diffusion? डिफ्यूज़न के लिए जो है इसमें से कौन सा सही है, तो हम देखेंगे कि इसमें जो डिफ्यूज़न के लिए वो कौन सही है. देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर इन द एनर्जी, देयर इज़ नो मॉलिक्यूल्स इन ब्रोनियन मोशन, देयर इज़ नो मॉलिक्यूल इन ब्रोनियन मोशन. ओके, और उसके बाद क्या है, मॉलिक्यूल मूव इन ब्रोनियन मोशन, सब्सटेंस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. और फिर इसका लास्ट क्या पूछ रहा है, डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ लिविंग सिस्टम. तो इसके आंसर होंगे सही, इसके डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लिविंग सिस्टम. वैसे इसका आंसर देख लेते हैं. डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन बहुत धीमी गति से होता है. इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द लिविंग सिस्टम, ये जो है लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं होती है. तो ये इसके हमने आज 10 क्वेश्चन किए हैं और अब जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे. और आगे बढ़ने के लिए देख लेते हैं हम जो है, आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ और वो इसी में हम इसकी जो जीव विज्ञान है इसकी हम ये वाली चैप्टर करते हैं जो अभी हमने किया इंग्लिश में, पौधे में परिवहन. ये देखिए, इसको हम हिंदी में समझते हैं. थोड़ी देर पहले हम जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में कर रहे थे उसका ये हिंदी वर्जन है, हिंदी ट्रांसलेशन है, तो ताकि हमारे जो हिंदी के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी समझ में आए. पौधे में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या है. प्रश्न है इसका, विसरण की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं. विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है. तापमान है, तापमान के बढ़ने से विसरण की दर बढ़ती है. विसरण कर रहे पदार्थों का घनत्व विसरण की दर से विसरण कर रहे पदार्थों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है. इसको बार्य के विसरण का नियम क्या बोलते हैं, ग्राम के विसरण का नियम यानी ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं. और विसरण का माध्यम क्या होता है, डिफ्यूजन का अधिक विसरण क्या होती है, अधिक जो है इसका क्या होता है अधिक सांद्र माध्यम में विसरण की दर कम हो जाती है. और विसरण का माध्यम क्या होता है, अधिक सांद्र माध्यम विसरण कम हो जाती है. विसरण का दाब जो होता है वो प्रवणता, ये विसरण दाब प्रवणता कितनी अधिक होती है, अणुओं का विसरण उतना ही तीव्र होता है. क्वेश्चन नंबर 2, पोरेंस क्या है, पोरेंस में क्या भूमिका निभाते हैं, विसरण में इसका क्या भूमिका होता है. ठीक है, तो हम देखते हैं इसके आंसर को. पोरेंस प्रोटीन के बृहत गुण हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तथा उसके कुछ जीवों की बाह्य कला में धंसे रहते हैं. ये बड़े छिद्र बनाते हैं जिससे बड़े अणु उसमें से निकल सकें, अतः ये साइज विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है. तीसरा क्वेश्चन है, पादपों में सक्रिय परिवहन के दौरान प्रोटीन पंप के द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है. इसका व्याख्या इसमें है, तो इसके व्याख्या में क्या है, पादप कला के लिपिड स्तर में वाहक प्रोटीन के अणु मिलते हैं. पादप कला की लिपिड जो स्तर होती है उसमें कैसे प्रोटीन मिलते हैं, वाहक प्रोटीन के अणु मिलते हैं. ये ऊर्जा का उपयोग जो है सांद्रता विभव के विरुद्ध अणुओं को भेजते हैं, अतः उन्हें प्रोटीन पंप कहते हैं. ये अध्ययन आयन या परिवहन कला के आर पार इन प्रोटीन पंपों की सहायता से करते हैं. और एक और क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें कुछ मालूम हो जाए और भी अच्छे से. इसके ये देखिए, इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें जो है इसके जो है डिफरेंसेस हैं, इससे हमें पता चलेगा कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस एक्चुअल में इसमें क्या क्या अंतर होता है. तो आइए ये जानते हैं. डिफ्यूज़न, विसरण क्रिया सभी पदार्थों, ठोस, द्रव्य व गैसों में हो सकती है. और जो ऑस्मोसिस होती है वो परासरण केवल द्रव्य या उसमें विलय पदार्थों में ही होती है. डिफ्यूज़न विसरण के लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती और परासरण के लिए अर्धपरागमय सेमी परमेबल या दर्णात्मक जो है
पराग में परमिएबल झिल्ली की आवश्यकता होती है। और विसरण जो है सभी दिशाओं में डायरेक्शन में होने वाली क्रिया है, और परासरण जो दिशा या दिशाओं में होने वाली निश्चित दिशा में होने वाली क्रिया है। इसका फोटो देखते हैं। इस क्रिया में कोई विशेष दाब नहीं पैदा होता है, डिफ्यूजन में विशेष दाब नहीं होते, याद रखना है। और परासरण जो होती है ऑस्मोसिस, इसमें होता है दाब होता है जो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। लास्ट है इसका विसरण क्रिया अधिक विसरण दाब के कम विसरण दाब की ओर होती है, और इसका जो परासरण क्रिया होती है कम परासरण दाब वाले विलयन से अधिक परासरण वाले दाब वाले विलयन की ओर होती है। तो हमने ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जानी। अब जान लेते हैं एक और इसका डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस आपका ट्रांसपिरेशन और एवोपोरेशन में, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसको भी जान लेते हैं। पादप शरीर के वायवीय भागों में होने वाली इस क्रिया में वाष्पन के साथ साथ जलवाष्प का मिश्रण होता है। और एवोपोरेशन में क्या होता है, जल की किसी भी सतह से जल का वाष्प रूप में परिणत होते रहता है, वाष्पन क्रिया है। यह एक सामान्य क्रिया है। वाष्पीकरण क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। यह एक जैव भौतिक क्रिया है। ट्रांसपिरेशन क्या है, एक जैव भौतिक क्रिया है जो वाष्पन के कारकों के अतिरिक्त पादप शरीर की बाह्य व आंतरिक रूप, रंग तथा संरचना के द्वारा नियंत्रित की जाती है। और इसमें क्या बोल रहा है, ये एवोपोरेशन में यह एक भौतिक क्रिया है तथा अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करती है जो ताप तथा दाब संबंधित होते हैं। तो हमने आज कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है। और ये देखिए, ये ऑस्मोसिस और ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी परासरी दाब और परासरी विभव, ये क्या होते हैं, ये देखिए। जो ऑस्मोसिस प्रेशर होते हैं इसे ओपी से प्रदर्शित किया जाता है। और अभी हम कुछ दिन पहले इसका फर्स्ट जो पढ़ रहे थे वो क्या ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसको बोलते हैं। जो ऐसे पास्कल जो इसमें एस लगे होते हैं। और सेकंड, इसे मापा जा सकता है, इसे बार में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है, ये 1 मेगा पास्कल कितना होता है, 10 बार के बराबर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है MPa, तो 1 मेगा बार जो होता है वो 10 बार के बराबर होता है। और यह घनत्व जो होता है वो नेगेटिव होता है। और यह यहाँ देखिए इसका जो ऋणात्मक ये घनत्व होता है घनात्मक होता है इसका, और इसका जो है ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ये क्या है आपका परासरी विभव, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटाइक पोटेंशियल। नेक्स्ट आ जाते हैं, यह परासरी विभव के बराबर और विपरीत होता है। और यह क्या बोल रहा है, संख्यात्मक आधार पर परासरण दाब परासरी विभव के बराबर होता है, लेकिन इसका संकेत विपरीत होता है। और अर्ध पराग में झिल्ली द्वारा जब घोल के शुद्ध जल से पृथक करते हैं तो घोल द्वारा उत्पन्न दाब को परासरी दाब कहते हैं। और यहाँ देख लीजिए, सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। निम्नता का कारण विलय के द्रवीकरण के कारण होता है, इसे विलय विनिमय कहते हैं। और लास्ट में विसरण और शोषण में अंतर, डिफ्यूजन और क्या है, इम्बिबिशन। तो आइए जानते हैं। यह ठोस तरल में गैस के अणुओं में होने वाली क्रिया है। डिफ्यूजन क्या है, यह ठोस तरल एवं गैस के अणुओं में होने वाली क्रिया है। और इम्बिबिशन क्या है, यह जीवित तथा मृत कोशिका में होने वाली क्रिया है। याद रखना होगा हमें, एक इम्बिबिशन की क्रिया जो होती है अंतः शोषण जिसे बोलते हैं, वो जीवित तथा मृत कोशिकाओं में होती है। इस क्रिया में गैस तरल ठोस माध्यम के गुण या अन्यास अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं। और इसमें क्या है, सामान्य सतह के जल वाष्प या जल जो है अवशोषण जल जो विभव प्रवणता के कारण होता है। इसे अणुओं या अन्यास के मध्य आकर्षण अवश्य नहीं होता। और इसमें क्या होता है, इसमें अवशोषक इम्बिबेंट तथा माध्यम के अणु के मध्य आकर्षण होना आवश्यक होता है। तो हमने इतनी चीज़ों को रिवाइज करी है। और बाकी जो है इसमें देखते हैं कितना कुछ है। अच्छा ये देखिए, ये कितना अच्छा फिगर बना हुआ है। और आपको पता है ये फिगर जो है आपका किस चीज़ का है, जल एवं पोषक तत्वों का। ये एपोप्लास्ट तथा सिम्प्लास्ट तथा जोड़ों में प्रवाह,
जो जड़ों में जो प्रवाह होती है ना पानी का, जो ये देखिए इसमें जो है यहाँ पे इंडोडर्मिस लेयर्स है, ये इंडोडर्मिस लेयर है आपका। यहाँ देखिए जाइलम दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखिए जाइलम, और यहाँ ये आपकी इसकी पाथवे है सिम्प्लास्ट की, एपोप्लास्ट है यहाँ पर, और कॉर्टेक्स की यहाँ है कैस्पेरियन स्ट्रिक्स और फ्लोएम। तो यहाँ हम इसको जानेंगे पहले। यहाँ देखिए पादपों में पानी के अवशोषण एवं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, इसमें बता रहा है कि जो प्लांट्स होती है उनमें जो पानी के जो अवशोषण होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप आइए इसको जानते हैं। यह निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होती है, जो निकटवर्ती होते हैं, जो क्लोज होते हैं, कोशिका भित्ति का तंत्र होता है। यह अंत त्वचा की कैस्पेरियन पट्टी को छोड़कर पूरे पौधों में पाया जाता है। इसकी जो कैस्पेरियन पट्टी होती है उसको छोड़कर ये पूरे में ये वाली जो है लेयर जो होती है ना सिम्प्लास्ट की, देखिए उसमें पाया जाता है। ये आपका एपोप्लास्ट पाथवे, ये जो सब में पाया जाता है, ये ऐसे वाले यहाँ से अब आते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो है जल को जाइलम ऊतकों में पहुंचाने के लिए मूलतः प्रसरण की क्रिया होता है। जल का सिम्प्लास्ट परिवहन कोशिकाओं के जीवद्रव और कोशिकीय तंत्रों के माध्यम से होता है। तो अब हम इसके लास्ट वाले इसमें पहुँचते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन एक और पूछ रहा है, जल विभव का संक्षिप्त वर्णन पूछ रहा है। तो इसके आंसर्स के लिए तो आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, इसे स्किप करते हैं। और अब हम लोग ये देखिए, ये बहुत अच्छी फिगर बनी हुई है। ये यहाँ पे ए, बी और सी पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके सवाल होंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रेखांकित चित्र की सहायता से पौधों में जीव द्रव्य कुंचन की विधि का वर्णन, ठीक है। और इसका क्या है ना, इसमें ये जो क्वेश्चन आया होगा बुक में 11th क्लास की जो है नोट्स है उससे हमने लिया है। तो इसके वो नोट्स के आंसर है। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, इस फिगर से हम समझेंगे कि काम में पादप कोशिका में अति परासरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देने पर कोशिका रस कोशिका से बाहर आने लगता है। और यह क्रिया जो है एक्समोसिस, बाह्य परिसरण जिसको एक्समोसिस बोलते हैं, के कारण होती है। इसके फलस्वरूप जीव द्रव्य क्या करते हैं, सिकुड़ने लगते हैं कोशिका में और एक जगह जमा हो जाते हैं। तो इसी अवस्था में कोशिका पूर्ण जो फुली जो शल्य होती है फ्लैसीड्स हो जाती है। इस क्रिया को जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और प्लाज्मोलाइसिस कोशिका में कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य के माध्यम से अति परासरी विलयन एकत्र हो जाता है, लेकिन यह विलयन कोशिका रिक्तिका में नहीं पहुंचता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोशिका भित्ति पारगमय होती है, यानी कि मेम्ब्रेन परमेबल होती है। रिक्तिका कला अर्ध, और ये क्या होती है, उसकी जो कलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अर्ध यानी सेमी परमेबल होती हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के लिए आपकी ये फोटो है, इसमें जो चित्र बनी हुई है, डायग्राम, फोटो तो इसको नहीं बोलेंगे, ये डायग्राम है आपका। फोटो तो हम लोग लेते हैं एक दूसरे की। चलिए, जीव द्रव्य कोशिका को असंतुलित जल और अल्पसारी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, रखा जाए तो कोशिका पुनः अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है कि कोशिका को अगर अस्तु जल या अल्पसारी यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रख देते हैं तो फिर से अपने रूप में आ जाती है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य संकुचन डिप्लास्मोलाइसिस कहते हैं। और कोशिका को समय सारी विलयन यानी आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है इसमें रखने के लिए कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे जितने जल अणु कोशिका के बाहर निकलते हैं उतने जल अणु कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमने ये सब देख लिया। ये एक और यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, जो पानी देखिए निकल रहा है इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, और जितने पानी बाहर जा रहे हैं उतने ही पानी इसमें अंदर आ रहे हैं। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी कुछ ऐसी है, लेकिन ये देखिए इसमें संकुचन हो रहा है। और थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें सेल अपनी जगह पे है, पानी जा रहा है और पानी आ रहा है। तो आज के लिए हमारी इतनी रिविजन्स काफ़ी है, हमने बहुत कुछ रिवाइज कर लिया।
हिंदी में भी कर लिए और इंग्लिश में भी कर लिया। तो इंग्लिश के जो MCQs लगाए वो आपको याद होंगी। तो अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं और अब हम आते हैं अपने थोड़े से नोट्स पे हिंदी के, तो जिसे हम कल कर रहे थे आपके डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस को। एक सेकंड, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है निकाल के इसके रखे हुए हैं जो आपने कल रिवाइज किया था। तो उसका एक चैप्टर है, वो है, हमने पढ़ा था ये प्रोकैरियोटिक्स हो गए थे। मोनीरा को हमने रिवाइज किया था कल आपके साथ, मोनीरा ख़त्म हो गया था। हमने बोला था कि हम जो है आगे की टॉपिक को कवर करेंगे, और आगे की टॉपिक आज हम 2 लेते हैं, वो है प्रोटिस्टा और दूसरा है फंजाई। तो आइए प्रोटिस्टा और फंजाई को चलते चलते थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। प्रोटिस्टा, इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा केल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की बीजकड़ी का कार्य करती है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सील या फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तथा ये स्वपोषी और विषम पोषी दोनों तरह के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक कोशिकीय शैवाल डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि जगत के सदस्य हैं। और अब हम आ जाते हैं फंजाई पर। तो फंजाई में क्या बोल रही है? फंजाई जो है एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जो है जीव है, और ये जो है विषम पोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। और इनमें कई अपने जीवन के एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्रदान करते हैं, और इन कवकों में काइटिन नाम की जटिल शर्करा भी पाई जाती है। याद रखना हम लोगों को, इसमें काइटिन पाई जाती है, और जिसमें स्टार्च होते हैं, कोशिका जो भित्ति सेलुलोज इसमें उत्पन्न होता है पाई जाती है। ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम इसी जगत के सदस्य हैं। तो हम वो जो मशरूम का उपयोग करते हैं उसमें भी आपके सेलुलोज पाए जाते हैं। इससे हमें आज ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मालूम हुई। तो हमने कल पढ़ा था मोनीरा। मोनीरा देख लीजिए, कल हमने मोनीरा रिवाइज किया था। मोनीरा क्या है? मोनीरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है जिसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है, ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें कुछ में कोशिकाएं भित्ति पाई जाती हैं तथा कुछ में नहीं। पोषण के स्तर पर ये विश्वकोशी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषम पोषी, मृतजीवी, परिजीवी दोनों हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? जीवाणु यथा नील ब्लू, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो अगर हम इस तरीके से रिवाइज करेंगे तो हमारे बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। हमने ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर उठाया था और जिसको हम रिवाइज कर रहे हैं, और इसके बाद हम जो है इसको पढ़ते हैं। ये है आपका पादप। यह जो है सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव के समूह हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं, अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य होते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ जो क्लोरोफिल पौधे, जो पौधे होते हैं, सब में जो जिसमें क्लोरोफिल होता है सभी इस वर्ग के सदस्य होते हैं। इनका शरीर उत्तकों एवं अंगों से निर्मित होता है। पादपों को निम्न उपवर्गों में बांटा जाता है। तो हम कल रिवाइज करेंगे इसके सारे उपवर्ग जो है। थाइलोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इतनी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। क्या क्या? थाइलोफाइटा आप रिवाइज कर लीजिएगा वैसे, ताकि आपको फिर से समझ में आए। जब हम कल रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 4 टॉपिक है और इसके हैं ये प्लांट। तो आज की ये रिवीजन अब यहीं पर समाप्त होती है मॉर्निंग बायोलॉजी में, और बताएंगे आपको ये रिवीजन कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं कुछ रिवाइज कर रही हूँ तो मेरे दोस्तों को भी काम आ रहा है। ओके, बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।